नमस्कार दोस्तों, सन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी हम पढ़ेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास और आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की सभ्यताएं। वैसे सभ्यताएं तो काफी है, बहुत है, लेकिन एग्जामिनर ज्यादातर जिन क्वेश्चनों को देता है वो 4 सभ्यताएं आती है, 4 सभ्यताओं के पीछे वो लगा देता है इत्यादि। जैसे अब कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है और बैराट है और बागौर है। ये सभ्यताएं आती है मुख्यतः इनसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। वैसे तो काफी सभ्यताएं, छोटी मोटी कई सभ्यताएं आती हैं, आपने इतिहास में पढ़ा हुआ, और नहीं तो हम बताएंगे आपको आगे चल करके। तो इतिहास के बारे में हम देखते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राग ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक जो काल है, यहाँ पे हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हमें आधी जानकारी मिलती है। यानी हमें जो जानकारी, कोई जैसे धातु का सिक्का मिल जाता है, सिक्का तो मिला लेकिन उसकी सिक्के के ऊपर जो लिखा है, यानी जो लिपि में जो लिपि क्या है, उसमें हम ये पहचान नहीं सकते हैं कि ये क्या लिखा है। यानी जानकारी वो रहती है आद्य ऐतिहासिक काल में, वो अधूरी रहती है। और ऐतिहासिक काल में वो ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और हम जान भी सकते हैं। पूर्णतः जानकारी मिलती है हमें यहाँ से। तो हम देखते हैं, 3 भागों में बांट देते थे। एक है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। ये कहां से कहां तक है? तो ये प्रारंभ से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक इसमें हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। यानी ये काल है, ये पूर्णतः पत्थर का काल है, पाषाण युग है। इसी के हम आगे चल करके 3 भाग करेंगे, यानी प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आदमी पूरी तरह से आदि मानव था, जंगलों में रहता था और कच्चे मांस का सेवन करता था। ये इसकी प्रतिक्रियाएं चलती थी और ये दिनचर्या रहती थी इसकी। और इसमें हम और धातु देखे इसके, धातु तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो खोजी गई धातु थी वो कौन सी थी? तांबा थी। तो यहाँ पे धातु कौन सी है? तो तांबा। यह ताम्र युग है। कौन सा है? ताम्र युग। ठीक है। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हमें आदि अधूरी जानकारी प्राप्त
होती है। वो कैसे होती है? जैसे हमें कोई धातु का सिक्का मिलता है और सिक्के के ऊपर कोई कुछ लिखा हुआ है, यानी किसी लिपि में, वो लिपि में आज तक पढ़ा नहीं गया, और वही आता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता की संदेव लिपि थी, उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है। यहां से जो सामग्री प्राप्त हुई उसके धातु का तो पता चल गया, लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ये था, यानी जो सिक्का था, जैसे ये सिक्का है, ये सिक्का है, इस सिक्के पे जैसे ये हमने लिख दिया, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया, ये पता तो चल गया ये सिक्का किसका है, ये कांसे का सिक्का है। किसका है? कांसा का सिक्का है या तांबे का सिक्का है। ये सिक्के को तो पता चल गया कि ये धातु कौन सी है, कि ये तांबा है या ये कांसा है, लेकिन ये लिपि लिखी है, इस लिपि का आज तक पता नहीं चला कि ये लिपि क्या लिखी है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो ऐसे हमें सिक्के तो मिल जाते हैं, वहां से सिक्के प्राप्त हुए, जो भी सामग्री प्राप्त हुई थी उनसे ये पता चल रहा था कि ये किसका है, ये सिक्का या ये धातु कौन सी है, लेकिन उसके ऊपर जो लिपि लिखी थी वो लिपि का पता नहीं चला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो धातु है वो धातु कौन सी आती है, वो आती है कांसा। कांसा यानी कौन सा युग है ये? कांस्य युग। कांस्य युगीन, ये कांस्य युगीन युग है। समय देखा जाए इसका तो 2500 बीसी से, यानी ईसा पूर्व से कहां तक है ये? 1500 ईसा पूर्व तक है, तक यहां तक है। इसके बाद में आता है ये ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, यहाँ पे हमें जो भी सामग्री, जो भी वस्तुएं मिलेंगी वो हमें स्पष्ट जानकारी देंगी। कोई ग्रंथ मिलेगा, उस ग्रंथ की लिपि को पढ़ा भी जा सकता है, यानी इसके अंदर क्या क्या जानकारी दी गई है, ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी, विस्तृत जानकारी मिलेगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। तो ये है, यानी यहां से प्राप्त जानकारी को अच्छी तरह ग्रहण किया जा सका और पढ़ा लिखा यानी यहाँ से जो जानकारी मिली थी उन्हें हमने पढ़ा भी और इसे लिखा भी, यानी अच्छी तरह से पता चल गया हमें कि ये क्या है लिखा है इसमें, या किस राजा के बारे में जानकारी है। जैसे कोई भी ग्रंथ हो सकता है, उस ग्रंथ की जानकारी, यानी इसका लेखक कौन है, इसका टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे कौन कौन शासक थे, ठीक है, पूरी जानकारी मिली थी। और यहाँ का ये समय है, यानी धातु देखे यहाँ पे तो लोहा, धातु देखे तो यहाँ की कौन सी धातु थी, तो
लोहा, लोहा था। ठीक है, समय दे के आ जाए यहाँ पे, समय, तो ये है समय को छोड़ो, यहीं पे ऐसे देखते हैं। एक काशी युगीन है, इस काशी युगीन सभ्यता को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, काशी युग को हम दो भागों में बांट देते हैं। तो ये एक आता है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक आती है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ये दो भागों में बांट दिया जाता है सब कांस्य युग को। तो कांस्य युग को दो भागों, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता। तो इसे हम बांटेंगे 2500 बीसी से 1500 बीसी। वैसे हम 1500 से लेकर के 1500 बीसी से 1500 बीसी से 600 बीसी, यहाँ पे अगर काल लेते हैं तो वर्तमान तक, समय वर्तमान तक। ठीक है, ये वर्तमान तक का समय है, यहाँ पे अध्ययन होगा। तो यहाँ पे आती है, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की एक पार्ट है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम देखेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता यहां देखते हैं हम, कालीबंगा सभ्यता। ये कालीबंगा सभ्यता है ना, ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? तो ये है हनुमानगढ़ में। पहले कहाँ आती थी ये? तो ये आती थी गंगानगर में। लेकिन 12 जुलाई 1994 को क्या होता है, गंगानगर से हनुमानगढ़ को अलग कर दिया जाता है। एक बार 2019 में एक प्री एसटीसी का पेपर हुआ था, उसमें हनुमानगढ़ ऑप्शन में ही नहीं था, उसमें दिया गया था गंगानगर। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। और आपसे इसकी दिशा पूछी जाए कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से ये कालीबंगा है, ये कालीबंगा ये किधर है? तो ये इधर आती है। ठीक है, देखो ये दिशा है, तो ये इस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, याद रखना। और इधर क्या मिलेगा हमें? तो इधर मिलते हमें ये जुते हुए खेत। किधर? दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व में क्या मिलेगा हमें? जुते हुए खेत मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ये कई बार पूछा गया है, काले रंग की चूड़ियां। ये कालीबंगा ये शब्द है, ये शब्द ये किस भाषा का है? इसकी भाषा देखी जाए तो भाषा कौन सी आती है? पंजाबी। और पंजाबी ऑप्शन में ना आए तो याद रखना ये कौन सा है? सिंधी भाषा का शब्द है। क्यों 10th की बुक में दे रखा है ये कालीबंगा शब्द है, ये किस भाषा का है? तो ये है पंजाबी भाषा का। कौन सी भाषा का? पंजाबी भाषा का। याद रखना आप, पंजाबी भाषा। कौन सी भाषा है? पंजाबी भाषा का शब्द है कालीबंगा। ये किस नदी के किनारे है? नदी देखी जाए तो नदी वैदिक काल में यहाँ पे एक नदी बहती थी, सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी के विलुप्त होने के बाद में एक यहाँ पे नदी बहती है जो आज भी बहती है, वो है गग्गर नदी। तो कौन सी नदी आती है? गग्गर नदी। जो वैदिक कालीन नदी थी सरस्वती, उसी के स्थान पर एक नदी बहती है। कौन सी? गग्गर नदी। उस गग्गर नदी के किनारे है, सॉरी कौन सी नदी है? गग्गर नदी।
घग्गर नदी। इसी नदी के उपनाम आते हैं ना, उपनाम। द्वेष, द्वती, अखरा। ये कौन सी नदी थी? सरस्वती। उसी के स्थान पर ये काम कब बहती थी? तो वैदिक काल में, वैदिक कालीन सरस्वती नदी के स्थान पर ही बहती है जी। इस सभ्यता की जो खोज है ना, खोज, इससे पहले हम जानकारी लिखते हैं। सर्वप्रथम जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी, जानकारी। इसके सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एक एल्पी टेसिटोरी, यानी जो उदीने गांव, इटली, एक शहर है उदीने, इटली के अंदर, वहां के एक भाषाविद होते हैं एल्पी टेसिटोरी। वो यहाँ पे आते हैं और सर्वप्रथम ये जानकारी देते हैं इसकी, यानी सर्वप्रथम जानकारी कब? तो 1921 में एल्पी टेसिटोरी के अभियान से मिलती है। इसकी खोज कब करते हैं? तो खोज होती है 1952 में। कब होती है? 1952 में। और ये खोजकर्ता कौन है? तो ये है अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। इन्होंने इसकी खोज की थी। कब? 1952 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता तो कौन है? इसके उत्खनन कब से कब तक होता है? तो 1961 से लेकर के 1969 तक इसका उत्खनन चलता है। और इसके उत्खननकर्ता कौन कौन आते हैं? तो देखो, एक तो बीके थापड़। कौन? बीके थापड़, यानी बालकृष्ण थापड़। और कौन है? एक है बीवी लाल। कौन है? बीवी लाल, यानी बाल कृष्ण लाल। एक है एमडी खरे, जगपत जोशी, एसपी जैन। ये इसके मुख्यतः क्या है? ये उत्खनन करता है। और उत्खनन करता ये आपको याद ही रखनी है, बार बार ये पूछे जाते हैं, बीके थापड़ और बीवी लाल। और हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति इस कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर के पास में जब 4 से अधिक ऑप्शन होते हैं ना, तो वो नेगेटिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, यानी निम्न में से कौन नहीं था। तो कौन नहीं था? तो याद रखना, इनमें से जो नहीं हो वो याद रख सकते हैं आप। ठीक है, ये है उत्खनन करता। ठीक है, यहाँ की लिपि की बात करें हम, लिपि, तो लिपि कौन सी थी इसकी? एक सेंधव लिपि थी इनकी, सेंधव लिपि। इसी को एस आकार लिपि, इसी को सर्पिलाकार
सर्पिलाकार और बृष्टोत्थेदन भावचित्रात्मक गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को दाएं से बाएं, यानी हम किधर से किधर लिख रहे हैं, बाएं से दाएं, लेकिन ये लिपि कैसे लिखी जाती थी, ये ऐसे लिखी जाती थी, यानी मैंने ये दाएं से कहां लिख रहे हैं, बाएं, जबकि मैं किधर से किधर लिख रहा हूं, मैं बाएं से दाएं, और ऐसे लिखी जाती थी, ये एक के ऊपर एक, इधर से इधर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ऐसे लिखी जाती थी। यानी अक्षर के ऊपर अक्षर, वर्ण के ऊपर वर्ण लिखे जाते थे, और चित्राकार थी, इसके अंदर चित्र थे, इस लिपि के अंदर। याद रखना आपको कौन सी लिपि है, सैंधव लिपि, ऐसाकार लिपि, सर्पिलाकार लिपि और बृष्टोत्थेदन लिपि और भावचित्रात्मक थी। चित्र थे इसमें सर्वाधिक, इस कारण से इसे भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसे हटाता हूं, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। पूछा जाए कि यहाँ के जो परिवार थे वो परिवार कैसे थे, वो मात्र सत्तात्मक थे, यानी जो पूरी सत्ता थी वो किनके हाथों में थी, वो थी महिलाओं के हाथ में थी। ठीक है, परिवार, यहाँ के परिवार कैसे थे, परिवार, यानी ये सभ्यता कैसी थी, तो मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक। और कैसी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। ठीक है, और यहां से हमें श्रृंगार की वस्तुएं मिलती हैं, इस कारण से इसे सौंदर्य प्रसाधन प्रिय सभ्यता कहा जाता है। कैसी, सौंदर्य प्रसाधन प्रिय सभ्यता। इस सभ्यता का काल देखी जाए तो कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। किस काल की है ये, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। समय देखा जाए इसका, समय तो ये C14 एक कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, उस पद्धति के अनुसार ये सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व प्राचीन मानी जाती है। यानी C14 कार्बन डेटिंग
पद्धति के अनुसार ये भी पद्धति है, ये लगभग 50 वर्षों का आगे पीछे कर देती है। यानी ये फिक्स नहीं होता है कि या तो 50 वर्ष आगे की हो सकती है या 50 वर्ष ये बाद की हो सकती है। कोई भी वस्तु मिले और इससे हम देखें उसका काल या टाइम पीरियड, तो इसमें 50 वर्ष का डिफरेंस रहता है। के अनुसार 2350 BC से 1750 BC यानी एनसीईआरटी के अनुसार ये 2600 BC से 1900 BC की लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका युग देखें, युग तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग। ठीक है, क्योंकि यहां से जो काले रंग की जो चूड़ियां मिली थी वो किसकी थी, कौन से धातु की थी, जो ये कांसे की थी। कांसा कैसे बनाया जाता है, तो ये तांबा और तांबे में टिन मिलाकर के क्या बनाया जाता है, एक कांसा बनाया जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। और देखा जाए कि समकालीन किसकी थी, समकालीन हमें यहां से बेलनाकार मोहरें मिली है। उस बेलनाकार मोहरों के अनुसार हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो फारस में दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी, उस सभ्यता के ये समकालीन थी। क्योंकि वहां की जो मोहरें थी बेलनाकार, वैसी की वैसी मोहरें कहां से मिली हमें, इस कालीबंगा से मिली है। मेसोपोटामिया सभ्यता की, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर जो कालीबंगा स्थान है ना, ये कालीबंगा स्थल है राजस्थान के अंदर भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था ये। लेकिन पूछा जाए कि भारत के अंदर सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया स्थल कौन सा था, तो वो रोपण पंजाब था। वहां से क्या मिला था, तो वहां से एक कब्र मिली थी और कब्र के साथ में क्या था, एक जानवर को दफनाया गया था। किसको दफनाया गया था, एक जानवर को दफनाया गया था। कालीबंगा स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में खोजा गया पहला स्थल है। भारत में कौन सा है, तो रोपड़ है। और यहाँ कौन सा है राजस्थान में, तो ये कालीबंगा है। कालीबंगा से जो वस्तुएं मिली है सेम टू सेम ऐसी वस्तुएं कहां से मिली है, तो पाकिस्तान के एक जगह है कोट दीजी। ये पूछा गया है कि यहां से कालीबंगा से जो वस्तुएं मिली है वो वैसी की वैसी यानी सिमिलरिटी कहां पे पाई जाती है, तो पाकिस्तान के जो कोट दीजी जो शहर है वहां से मिली है।
कालीबंगा के समान वस्तुएं पाकिस्तान के कोटदीजी से प्राप्त हुई है। अब तक कालीबंगा के कितने स्तरों की खुदाई हो चुकी है? तो ये अब तक इसके सामने 5 स्तर आ चुके हैं। कितने स्तर? 5 स्तर। कालीबंगा के अब तक स्तरों की खोज हो चुकी है। इनमें से 5 है ना, इन 5 में से जो फर्स्ट और सेकंड प्राक हड़प्पा कालीन है, प्राक हड़प्पा, और जो थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ है ना, ये विकसित हड़प्पा कालीन है, काल की है। ठीक है। ये कालीबंगा है ना, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तीसरी राजधानी थी। कौन सी थी? तीसरी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। पहली राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी थी? हड़प्पा। दूसरा खोजा गया स्थल और सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, जिसे कहा जाता है स्थानीय भाषा में मुर्दों का टीला। दूसरी राजधानी वो, और तीसरी राजधानी क्या थी? तो ये कालीबंगा। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। देखा जाए तो प्रथम कौन सी थी? फर्स्ट हड़प्पा, क्यों सबसे पहले ये हड़प्पा में कौन सा आया था? सिंधु घाटी का शहर, सभ्यता का शहर, तो हड़प्पा में आया था। तो पहली राजधानी कौन सी हो गई? हड़प्पा। दूसरी कौन सी थी? तो मोहनजोदाड़ो, जो मुर्दों का टीला, मोहनजोदाड़ो। ये है राजधानी। याद करने की मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि जो भी ऑप्शन आएंगे, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति का नाम आएगा उसमें संख्या दी होगी। जैसे इसमें दे रखी है ना 10, जैसे यहां पे ये संख्या है 10 और यहां पे कितनी है? ये 3। तीसरी राजधानी याद रख लेना, इससे 3 13। ठीक है, 10 और 3 13। ये दशरथ शर्मा से ऐसे याद रख लेना, यानी इसमें भी संख्या आ रही है और ये भी संख्या है, तो ये तीसरी राजधानी कहा है इसने। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये तीसरी राजधानी कहा है। अब हम इसकी कुछ जानकारी यहां से हमें मिली है, वो हम जानकारी देखते हैं कि क्या क्या जानकारी मिलती है हमें। जानकारी
एक तो हमें यहां से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य क्या मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। सिक्कों पर, ये कॉइन्स थे ना, सिक्कों पर मातृ देवी व व्याघ्र के चित्र एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। उस्तरा क्या मिला है? उस्तरा। क्या होता है उस्तरा? नहीं पता हो तो जो शेविंग बनाते हैं ना, दाढ़ी बनाते हैं ना, जो नाइफ प्रयोग करता है जिसमें ब्लेड लगा होता है, वही उस्तरा। ठीक है, किसका था ये? पत्थर का था। ठीक है, यहां से क्या मिलता है हमें? उस्तरा मिलता है। और गोल तंदूर क्या मिला है वहां? यहां से गोल बेलनाकार तंदूर। जो तंदूर की रोटी आज खाते हैं ना आप, वो बहुत दिनों से दूर था। ठीक है, लेकिन इनके पास, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनके पास पहले से था। ठीक है, बहुत विकसित लोग थे ये। यानी जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं ना, वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 450 या 4,500 वर्ष पहले वो जी करके चले गए। इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी इनकी। यानी जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी, मुझे आज तक कुछ ही शहरों में, यानी अपना एक जयपुर है, लेकिन जयपुर की आबादी बढ़ने के कारण वो व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। वो भी बिल्कुल 90 डिग्री में बसा हुआ शहर था, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता था, ये पूरी तरह से 90 डिग्री पे, जिसकी सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। क्या व्यवस्था थी इनकी! जो घर थे, घरों के दरवाजे मेन रोड की तरफ ना खुल करके गलियों की तरफ खुलते थे। यानी बच्चों का बहुत ध्यान रखा गया था। और जो माल वगैरह ढोने के लिए ये बैलों का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी। और कभी भी यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या तो मुझे नहीं लगती है कि कभी हुई होगी यहाँ पे, क्योंकि सड़कें थी वो एक जाल पद्धति, ग्रेड पद्धति, चेंस बोर्ड पद्धति पर बसा हुआ था। और जो जैसे इनका ये सर्किल था ना, ये बीच का ये क्षेत्र था, ये सर्किल, इसे ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। क्या कहा गया है इसमें? ऑक्सफोर्ड सर्किल। यानी सड़कें ऐसे काटती थी। कभी समस्या आती है कि यहां से हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं? आगे जाकर के, और इधर से हम इधर जा सकते हैं, और फिर पुनः यहां से इधर जा सकते थे। ये इनकी व्यवस्था थी। नगर नियोजन की व्यवस्था है, मुझे सबसे अच्छी और सबसे उत्तम और सर्वोत्तम लगती है यहाँ की। स्वास्तिक चिन्ह क्या मिला है यहां से हमें? स्वास्तिक चिन्ह। कौन सा स्वास्तिक चिन्ह? ये वाला, ये शादी विवाह में निकालते हैं ना, ये स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और क्या मिला है यहां से हमें? तो 7 अग्नि वेदिकाएं, यानी हवन कुंड। क्या है ये? हवन कुंड। ये हवन कुंड मिले, हवन कुंड। और जो घरों के बाहर जो करते ना, जो अपने
चौतरी बोलते हैं ना, चौतरी। ऐसे इनके सभी के घरों के सामने मिट्टी के चबूतरे थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी के चबूतरे किस सभ्यता से मिलते हैं, तो ये कालीबंगा सभ्यता से। मिट्टी के चबूतरे क्या मिलते हैं? यहां से मिट्टी के चबूतरे मिलते हैं। और हर तीसरे घर से हमें यहाँ पे गोल कुएं मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गोल कुएं। गोल कुएं यहाँ पे क्या मिलते हैं? गोल कुएं। और जो गोल कुएं थे ना, उन कुओं में जो कुएं बनाए गए थे, उन कुओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों से बनाए गए थे। बड़े बड़े स्नानागार क्या मिलते हैं यहां से हमें? बड़े बड़े स्नानागार और अन्नागार। अन्नागार व्यापारिक दृष्टि से एक कालीबंगा या सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़े व्यापक शहर थे, इसलिए यहां से हमें क्या मिलते हैं? अन्नागार मिलते हैं। और शौचालय, हर घर से शौचालय मिले हैं। और लकड़ी की छतें, जो छतें होती थी ना इनकी, वो किसकी होती थी? लकड़ी की बल्लियों से पाटा जाता था उनको। आज जैसे हम गाटर और ये पट्टे या लेंटर डालते हैं ना, वैसे ही ये क्या करते थे? ये लकड़ी होती थी, लकड़ी की जो बल्लियां होती थी, बल्लियों पे मिट्टी का लेप किया जाता था और वहां पे ये क्या बनाई जाती थी? ये छतें बनाई जाती थी लकड़ी की। और उन छतों पर जाने के लिए क्या होते थे? जीना होते थे। क्या सीढ़ियां होती थी छतों पर जाने के लिए सीढ़ियां, छतों पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। दोहरी रक्षा प्राचीर, यानी सभ्यता थी ना, ये दो टीलों पर बसी हुई थी। यानी एक टीला ये है और एक टीला ये है, और ये टीला ये दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ये तो दुर्ग कहलाता था, दुर्ग, और ये नगर। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस दुर्ग में, यानी ये ऊंचाई पर था और ये पश्चिमी भाग में था। किस में था? ये पश्चिम में। कहां था ये? पश्चिम में। और ये कहां था? ये पूरब में। यहां पे बताया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो बड़े बड़े पुरोहित, महाजन, सेठ, साहूकार जो लोग थे, वो कहाँ रहते थे? इस दुर्ग में। और जो आम जनता थी, वो आम जनता कहाँ रहती थी? तो इस नगर में रहती थी। ये इनका आम जनता का निवास कौन सा था? तो ये था। ठीक। और यहां से जो मीठा करने के लिए कोई भी चीज मीठी खानी होती थी ना, तो ये किसका प्रयोग करते थे? ये शहद का प्रयोग करते थे। यानी मिठास के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? ये मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते थे? ये शहद का। और
यहां से क्या मिला है, तो जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जो जुते हुए खेत के साक्ष्य है ना, वो किस दिशा से मिले? मैंने आपको पहले ही बताया था कि तो कौन से, ये दक्षिण पूर्व दिशा से जुते हुए खेत। और जो फसलें थी ना, फसलें एक साथ, दो फसलें एक साथ दो फसलें, फसलों के प्रमाण क्या मिलते हैं यहां से? एक साथ दो फसलों के प्रमाण मिलते हैं। तो फसलें देखी जाए, इनकी मुख्यतः क्या क्या फसलें थी? फसलें जौ, सरसों, बाजरा, चना, रागी, कपास, ये इनकी क्या थी? मुख्य फसलें थी। ठीक है। इस कारण से यहाँ पे अन्न भी बहुत अत्यधिक होता था। इस कारण से इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? बहुधान्यदायक क्षेत्र। यानी इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये कौन सा क्षेत्र था? क्षेत्र बहुधान्यदायक क्षेत्र। क्या कहा गया इसे? बहुधान्यदायक क्षेत्र। आज भी इसे गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है, बहुत अत्यधिक अनाज होता है, और अनाज होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? धान का या अन्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये रही जानकारी। और अभी जानकारी ये पूरी नहीं हुई है, अभी और जानकारी है। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है। नगर नियोजन व्यवस्था देखते हैं इनकी। नगर नियोजन व्यवस्था बहुत अच्छी इनकी नगर नियोजन व्यवस्था थी, यानी घर बनाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी इनकी। यानी आज भी मानव बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इनके जो रहने की जो व्यवस्था थी वो मुझे अब तक दिखाई नहीं देती है। कुछ शहर हैं जिनमें, लेकिन आबादी बढ़ने के कारण वो भी व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है, दिखाई नहीं देती है वो व्यवस्था। ये क्या था इनके? यानी यहाँ की सड़कें थी ना, यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती थी। यह है जाल पद्धति, इसे ही कहा जाता है ग्रेड पद्धति, इसे ही कहा जाता है चेम्स बोर्ड पद्धति। चेम्स बोर्ड पद्धति यानी पूरी तरह से एक जाल सा था, जैसे जाल पर ये ऐसे जाल होता है ना, उस जाल की भांति ये नगर नियोजन व्यवस्था थी इनकी।
यहाँ की ये पूरी की पूरी जितनी भी सड़कें थी वो कहाँ काटती थी? समकोण पर काटती थी। इसलिए इन्हें चैम्प्स बोर्ड, जाल पद्धति, ग्रेड पद्धति, ये समकोण पर सड़कें काटती थी। यहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। जल निकासी, जो जल निकासी की एक उच्चतम व्यवस्था थी इनकी, यहाँ की नालियां कच्ची पक्की ईंटों से बनाई गई थी तथा कुछ नालियों को लकड़ी से भी बनाया गया था। जो घरों की जो छतें थी ना, वो छतों से जो पानी निकालते थे, यानी एक पेड़ का तना लिया, उस तने को क्या करते थे, बीच में से खोखला किया, यानी उसका पाइप बनाया, और पाइप बना करके क्या करते थे, वो छत से कनेक्ट कर देते थे, जिससे जो पानी कहाँ आता था, वो नीचे आता था। जो नालियां थी ना, वो नालियों की व्यवस्था क्या थी कि देखो, जैसे ये है ना, ये एक तरह से अपनी क्या है, नालियां है, लेकिन नाली में क्या होते थे, जगह जगह पर चेंबर होते थे। क्या होते थे? जगह जगह पर चेंबर होते थे। क्या होते थे? चेंबर होते थे। और ये पानी है ना, ये पानी शहर के बाहर जाकर के एक गड्ढे में, जो गड्ढा था ना, उस गड्ढे में क्या होता था, इकट्ठा होता था। किसमें होता था इकट्ठा? ये एक गड्ढे में इकट्ठा होता था। ठीक है, एक गड्ढा होता था, उसमें क्या होता था, ये जो गांव का जो पानी था ना, वो पानी, यानी चैम्बर किस लिए बनाए गए थे, तो इस चैम्बरों में क्या होता था कि यहाँ से ये पानी आ रहा है, और पानी के साथ में जो भी मिट्टी, कंकड़, धूल वगैरह, लकड़ी वगैरह, पत्थर वगैरह, पॉलीथीन, कुछ भी आता था, वो आकर के कहाँ इकट्ठा जाता था, इस चैम्बर में। और उसके बाद में पानी कहाँ जाता था सीधा, यानी इस गड्ढे तक क्या आता था, खाली पानी पानी आ पाता था। और यह सारे का सारे जो कचरा था, वो कचरा किसी में फंस जाता था इस चैम्बर में, उस चैम्बरों की पहले सफाई कर दी जाती थी, यानी ये गड्ढा ना भरे इससे पहले ही इस कचरे को यहाँ पर रोक लिया जाता था। ये था। और ये छतें थी ना, जो घर थे, जो घर बनाए गए थे, ये ऐसे ऐसे ये घर थे ना, तो ये घरों से जो नालियां थी, वो नालियां के कहाँ थी, ये इधर कनेक्टेड थी। और छतों से जो पानी निकाला जा रहा था, वो पानी किसके द्वारा निकाला जा रहा था, तो ये लकड़ी थी, और लकड़ी का तना था, और तने को बीच में से खोखला करके और ऐसे कनेक्ट किया जाता था। ये नालियां थी, वो किससे, कच्ची पक्की ईंटों से बनाई गई थी, और ये ढकी हुई नालियां थी, पटी हुई नालियां थी। ये था, ये की व्यवस्था थी। लेकिन आज देखा जाए, जो अपने गली मोहल्ले होते हैं ना, सुबह सुबह जो लड़ाई होती है महिलाओं में, वो किसके लिए होती है,
वैसे नाली के पीछे, यानी इधर का कूड़ा इधर कर दिया सुबह सुबह और इधर का कूड़ा इधर कर दिया, बस उसके बाद में क्या होता है, महाभारत, ये चलता है। ये थी इनकी नालियों की व्यवस्था। ठीक है, ये इनकी जल निकासी थी। उसके बाद में घर, सूर्य तापी, जो सूर्य तापी कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे, यानी जो कच्ची ईंटें होती थी मिट्टी की, उस ईंटों को किसमें सुखाते थे, ये सूर्य के ताप में। सूर्य के ताप में सुखाने के बाद में क्या करते थे, इन घरों को बनाया जाता था। उसके ऊपर क्या करते थे, एक चिकनी मिट्टी का लेप कर दिया जाता था, ऐसे बनाते थे इन घरों को। ये सूर्य तापी ईंटों का, जो इनके अंदर जो फर्श होते थे ना, उन फर्शों को बड़े अलंकृत बनाया जाता था। यानी इन फर्शों के, जो घरों के जो फर्श होते थे नीचे के, उन फर्शों में एक अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी पूछा जा सकता है आपसे कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया था, यानी कहां पे हमें अलंकृत ईंटें मिलती हैं। फर्श को सजावटी बनाने के लिए अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है या किया जाता था। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको दफनाने की क्या प्रक्रिया थी। यानी यहाँ के जो लोग थे, जो अपने जो मृतक होते थे ना, उन मृतकों को कैसे दफनाया जाता था। तो ये 3 तरह से दफनाते थे। यहाँ पर लोगों को 3 तरह से दफनाया जाता था। 3 तरह कौन कौन से थे, तो एक अंश, एक पूर्ण और एक है कलश समाधान। एक कैसे, कलश समाधान। दान। यहाँ के लोग हैं ना, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उसके साथ में जो वस्तुएं थी जो प्रयोग की जाती थी अपने रोजमर्रा में, उन वस्तुओं को इसके साथ में दफना दिया जाता था। इस कारण से ये क्या है कि अपने पुनर्जन्म में, यानी ऐसा इनका मानना था कि इंसान का अगला जन्म भी होता है। यहाँ के लोग, यहाँ देख लिख देता हूँ, कालीबंगा के लोग, यानी कालीबंगा यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यहाँ के जो लोग हैं ये किसमें विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे
ऐसी क्या संकट आया था, यानी ऐसी क्या बीमारी फैली थी जिस कारण से ये सभ्यता एक तरह से पूरी तरह से विलीन हो गई थी, समाप्त हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि नदियां हमेशा से मानव के उत्थान और पतन की साक्षी रही हैं, क्योंकि जिस जगह पानी होता है इंसान उसी जगह बसता है, उसी जगह अपना घर बनाता है। और जैसे ये नदी थी, नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। तो विकास होता है, हो सकता है कि पहले इस नदी के अंदर इतना पानी नहीं आता होगा, लेकिन कुछ समय बाद, कई सालों वर्ष बाद पानी अत्यधिक आया होगा। और आने के बाद में क्या होता है कि सभ्यता एक बाढ़ की चपेट में आने के कारण पूरी नष्ट हो जाती है। लेकिन दूसरे पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि यहाँ पे जो घर बने हुए थे उन घरों के अंदर हमें मकानों में दरारें मिली। अधिकांश मकानों में क्या थी, दरारें थी, और दरारों के कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भूकंप आया था। लेकिन एक केयू कैनेडी है, वो केयू कैनेडी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक भयंकर बहुत बड़ी एक संक्रामक बीमारी फैलती है। उस संक्रामक बीमारी की चपेट में आने के कारण यह सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, यानी इस सभ्यता का पतन होने का कारण ये रहा था। ठीक है, यानी इस सभ्यता के नष्ट होने के कारण क्या क्या कारण है? ये केयू कैनेडी, केयू कैनेडी के अनुसार ये सभ्यता एक संक्रामक बीमारी के कारण समाप्त हुई थी। यहाँ से विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकानों में दरार दिखाई दी थी। क्या मिली यहाँ से? मकानों में। अन्य का मानना है कि यह सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई थी। ठीक है, 1961 में कालीबंगा पर 90 पैसे का डाक टिकट
टिकट जारी किया गया था। यहां से जो भी प्राप्त वस्तु है ना, उन वस्तुओं को एक जगह रखने के लिए 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय का निर्माण किया गया था। 1985-86 में कालीबंगा से 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया था। यह संग्रहालय कब बनता है? 1985-86 में। यहाँ से जो भी वस्तुएं मिलती है ना, उन वस्तुओं को कहाँ रखा जाता है? इस कालीबंगा संग्रहालय को। ये कहाँ है? तो ये हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़। और एक अपना भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब होती है? ये कहाँ है? तो ये नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब होती है? कनिंघम के द्वारा की जाती है 1861 में, 1861 ईस्वी में। ये कब बनाया जाता है? तो 1861 ईस्वी में। ये रही अपनी कालीबंगा सभ्यता। मुख्यतः जो बात थी इसकी, जो हो सकती थी, वो हमने लगभग पूरी की है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियो में। जो सभ्यता है नेक्स्ट, उन सभ्यताओं को हम लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।